चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर 1। स्टार्ट करता हूं बच्चों। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, आप लोगों का ना फिनेंशियल मैनेजमेंट एकदम भी पढ़ा हुआ नहीं है। पहली बार आप सीए इंटरमीडिएट के लेवल, जैसे अकाउंट्स में तो क्या था, थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, आप जानते थे थोड़ा बहुत। इसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते कि ये क्या है, एक फिनेंशियल मैनेजर क्या क्या करता है, फिर वो जो भी कुछ करता है वो कैसे करता है। ये सब कुछ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 60 मार्क्स का ये पेपर है आप लोगों का, और 40 मार्क्स का इसके साथ शायद वो इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो मतलब जिसको बोलते हैं ना अल्टीमेट मजेदार पेपर है फिनेंशियल मैनेजमेंट वाला, अल्टीमेट। मतलब आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा फील होगा कि अकाउंटेंसी कुछ नहीं इसके सामने। ठीक है, मैं हमेशा कंपेयर करता हूं कि अकाउंटेंसी इज ए पोस्टमार्टम। हो गया, आप उसके बाद रिकॉर्ड करते हो, ट्रांजैक्शन इज डन, सब कुछ हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है अकाउंटेंसी में। ज्यादातर चीजें सिर्फ ईयर एंड में आपको कुछ कुछ एस्टिमेट्स करना पड़ता है। यस और नो? फिनेंशियल मैनेजमेंट में हिस्ट्री है ही नहीं, इट्स ऑल फ्यूचर ओरिएंटेड। ठीक, इट्स ऑल फ्यूचर ओरिएंटेड। मतलब आपको डिसीजन मेकिंग करना है, आपका सिचुएशन खराब नहीं हो, इसके लिए आपको जो करना है फिनेंशियल मैनेजमेंट आपको वो सिखाएगा। होने के बाद का काम नहीं है यहां पे कि हो गया जाके रिकॉर्डिंग कर लो। दैट इज द फोर्टे ऑफ अकाउंटेंसी कि लेट द ट्रांजैक्शन गेट इनकर्ड, बोलते ना, इनकम्स आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे आर इनकर्ड, फलाना ढिकना। ये ऐसा नहीं है, इट्स थरोली फ्यूचर ओरिएंटेड एंड इट्स थरोली आप बोल सकते हो कि फोकस्ड to one goal or one objective, and that is to maximize the wealth of the shareholders। और पूरा पढ़ाई ना बेटा आपको कॉर्पोरेट को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल की जिंदगी में फिनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होता, वैसा ही होता है जैसा कॉर्पोरेट की जिंदगी में होता है। कॉर्पोरेट में क्या है कि बहुत सारे मालिक हैं जिनको हम लोग शेयर होल्डर्स बोलते हैं, इंडिविजुअल में एक मालिक है जिसको हम लोग प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो ये पूरा फिनेंशियल मैनेजमेंट कॉर्पोरेट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है आपके सिलेबस के लिए, क्योंकि छोटे मोटे प्रोप्राइटर लोगों के लेवल पे इतना डीप लेवल का फिनेंशियल मैनेजमेंट होता नहीं है। पर कॉर्पोरेट्स में आपको मालूम होगा फिनेंशियल मैनेजर का एक डिग्री होता है, एक स्टेटस होता है जहां पे आप फिनेंस मैनेजर को अपॉइंट करते हो। प्रोप्राइटर लोग तो छोटे मोटे स्टाफ से ही अपना काम कर लेते हैं। लेकिन मैं ये एकदम नहीं बोलूंगा कि फिनेंशियल मैनेजमेंट इज ओनली रिक्वायर्ड बाय कॉर्पोरेट एंटिटीज। नो, मेरा तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, मेरे को भी फिनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए होता है। तो सर कौन मैनेज करता है आपके लिए? या तो मैं या मेरा एक दोस्त है विक्रम, हम लोग दोनों ही मैनेज कर लेते हैं। तो सर आप लोगों को पूरा आइडिया है, जितना मेरा बिजनेस चलाने के लिए चाहिए उतना आइडिया है। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि अगर हार्ड कोर प्रोफेशनल लोगों के द्वारा हम लोग यही वाला काम करवाते तो हमारा काम और लोअर कॉस्ट में और अच्छे आउटपुट के साथ होता, क्योंकि हमारा फोकस अलग जगह पे, मेरा पढ़ाने पे फोकस है। तो मेरा कहानी अलग है। अब उसके साथ में फिनेंस मैनेजमेंट हम थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये तो फुल टाइम 24 आवर्स इंटू 7 का जॉब है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है जो आप पढ़ने जा रहे हो। आप तो पढ़ोगे, अभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। मतलब इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, फुल टाइम काम है। ठीक है, तो सर स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन हम लोग लिखते हैं कि एग्जैक्टली फिनेंशियल मैनेजमेंट है क्या।
What exactly is financial management? There are n number of definitions. ठीक है, जो मेजर डेफिनेशन मैं यूज करूंगा क्लास में और आपकी बुक में, मतलब सीए इंस्टीट्यूट जिस डेफिनेशन को सबसे ज्यादा यूज करता है, बोलता बहुत सारा डेफिनेशन है पर यूजेबल जो सबसे ज्यादा है, कॉपी में लिखो, व्हाट इज फिनेंशियल मैनेजमेंट. आंसर में लिखो, फिनेंशियल मैनेजमेंट इज concerned with acquisition of funds and its effective utilization. क्या बोला फिर से? फिनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ एक्विजिशन ऑफ फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन. फंड्स यहां पर मतलब है रुपया, मनी. नीचे लिखो, फंड्स हियर मीन्स मनी. अब आप मुझे बताइए, एक बिजनेस को चलाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए आपको कहां कहां पे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं? ऊपर से तो बुक निकाल कर बस जाओ. एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कहां कहां पे पैसे लगा. अच्छा, ये ना एकदम टॉकेटिव होके पढ़ने का चीज है और इनोवेटिव चीज है. मतलब ना ये उस तरह का चीज नहीं कि हम बोल दिए और तुम समझ लिए. दिमाग लगाते रहने का चीज है. अगर आप दिमाग लगाते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन कोई सब्जेक्ट है और कभी कोई सब्जेक्ट होगा. हमको डाउट है, हमारे कॉमर्स की स्ट्रीम में तो नहीं है. ओके, तो आप दिमाग लगाते रहिएगा और क्लास अटेंड करते रहिएगा. तो मुझे एक बात बताओ, हम लोग कोई भी, मान लीजिए हमको एक तो स्टील प्लांट लगाना है, स्टील प्लांट, तो माने फिक्स्ड असेट्स के लिए पैसे चाहिएगा. बच्ची उसको डिवाइड करके बोल रही बहुत बढ़िया, लैंड एक्विजिशन होगा, प्लांट एंड मशीनरी लगेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा. हम लोग उसको एक वर्ड में बोलेंगे, कैपिटल असेट्स. क्या बोलेंगे? कैपिटल असेट्स. तो वहां पैसे लगाने पड़ेंगे ना. अब लेकिन अब आपको स्टील प्लांट ही लगाना है, ऐसा क्यों नहीं आप एक राइस मिल लगाते हैं? क्यों नहीं आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी लगाते हैं? क्यों, एक मिनट बोले दो, क्यों नहीं, एक मिनट, क्यों नहीं आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाते हैं? क्यों ना कार का रिटेलिंग करते हैं? इसके लिए वो जो 2 नंबर लाइन है ना, आप देखो वहां पे खाली एक्विजिशन ऑफ फंड्स नहीं, इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन. तो आप अपने फंड्स का यूटिलाइजेशन कहां पे करेंगे उसका भी तो चॉइस होना चाहिए ना. जस्ट बिकॉज स्टील का स्पेलिंग जो है वो आपको अच्छा लगता है, आप स्टील प्लांट थोड़ी लगा लेंगे. आपको तो पहले चेक करना पड़ा होगा ना कि वाई स्टील प्लांट, वाई नॉट समथिंग एल्स. वो जो टॉपिक है ना बेटा कि वाई स्टील प्लांट, वाई नॉट समथिंग एल्स, उससे रिलेटेड 2 टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है. एक का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको कैपिटल बजटिंग के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है, और दूसरे का नाम है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग. और वो 2 सबसे मेन टॉपिक है फिनेंशियल मैनेजमेंट का, जो हम आपको बताएंगे आज की क्लास में. जब डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे तो हम आपको बताएंगे. अच्छा, आज की क्लास में हम जो भी कुछ पढ़ाएंगे आज और नेक्स्ट वाली क्लास में, उन सब का अलग अलग चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में. माने आप ये समझ लो, आज चैप्टर के नाम पढ़ रहे हो और वो भी इतना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते. ठीक है,
अब मान लो आपको स्टील प्लांट लगाना है, उसका डिसीजन के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला टॉपिक थोड़ी देर के बाद पढ़ने वाले हैं, हल्का बिगिनर्स के हिसाब से। लेकिन मान लो एक बार डिसाइड हो गया कि आप स्टील प्लांट लगाओगे, तो पैसे कहां कहां लगेंगे? अपने बोले कि सर कैपिटल एसेट के एक्विजिशन में पैसे लगेंगे। और क्या चीज में पैसे लगेंगे? वर्किंग कैपिटल में, स्टॉक, डेटर्स, कैश। इसके बिना थोड़ी बिजनेस चलेगा। आज मान लीजिए आप बोले हम स्टील प्लांट लगाएंगे, आप स्टील प्लांट लगाए खड़ा कर दिए, हो जाएगा? बोलिए हो जाएगा? आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसको प्रोसेसिंग करेंगे, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी तो पैसा चाहिएगा, उसको प्रोसेस करने के लिए भी तो पैसा चाहिएगा, फिर फिनिश गुड्स का स्टॉक करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के वर्किंग कैपिटल जिसको आप लोग बोलते हो, करेंट एसेट माइनस, बोलना है बेटा, करेंट लायबिलिटीज बोलते हो ना वर्किंग कैपिटल वर्ड। तो स्टॉक में पैसा लगेगा। स्टॉक भी 3 तरह का, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, सभी में तो पैसा लगता है। आप एक छोटी सी दुकान खोलने जाइए ना जी, दुकान में इतना सारा सामान रहता है, वो सब फ्री में थोड़ी आता है। एक तो दुकान बनाने का पैसा, दैट इज योर कैपिटल एसेट, लेकिन दुकान के अंदर सामान रखने हैं तो उसमें भी तो पैसा लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल एसेट्स। तो बिजनेस में पैसे 2 जगह पे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब कौन सा बिजनेस में पैसा लगाएं, ये डिसीजन एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या फाइनेंस मैनेजर का एक मेन डिसीजन मेकिंग होता है, जिसको मैंने आपको बताया उस 2 टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट डिसीजन और रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, ठीक है। अब मान लो तुमने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को स्टील प्लांट लगाना है, वो दोनों टॉपिक पढ़ के। अब स्टील प्लांट में कितना रुपया लगेगा? मान लो लगेगा 500 करोड़ रुपया। तो उस 500 करोड़ रुपया का आइए इधर आ जाइए, कहीं भी बैठिए ना, इधर से आ जाइए ना। हाँ, उस 500 करोड़ रुपया का जुगाड़ भी तो करना पड़ेगा कि कहां से फंड आप प्रोक्योर करेंगे। अब आप एक तो नॉर्मल बात बताइए, मैं मानता हूं आप लोगों का एज बहुत कम है, अभी 12th पास करके आप लोग आ गए हैं और आपको एफएम पढ़ना पड़ रहा है। मेरा मानना है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद अगर कोई एफएम पढ़े तो बेस्ट होता है। लेकिन हम इस बात से बहुत खुश हैं कि इंटरमीडिएट लेवल पे एफएम को लाया गया, जो पहले नहीं होता था। तो इंटरमीडिएट लेवल के बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी होनी चाहिए, ऐसा मेरा एकदम स्ट्रांगली मानना है। तो ठीक है, हम लोग थोड़ा स्लो स्लो मूव करके आगे जाएंगे। नाउ टेल मी, फंड्स कहां कहां से प्रोक्योर किए जाते होंगे? लोन से। सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आता है कि पैसा लोन से प्रोक्योर करते हैं। मालिक का अपना पैसा भी तो होता है, सेविंग जिसको बोलते हो, इक्विटी जिसको बोलते हो आप। अकाउंट्स में जो कैपिटल होता है, वो कैपिटल से क्या पैसा नहीं आता बिजनेस में। और कॉर्पोरेट एंटिटीज में हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल रेस करके भी तो पैसे लाए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मेरी क्लास में सुनिएगा। और लोन्स या डिबेंचर्स, यहां से पैसे लाए जाते हैं। देयर आर मेनी मोर सोर्सेस, लाइक आउटसाइड इंडिया से भी आप पैसा रेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देयर आर एडीआर्स, मैं बताऊंगा धीरे धीरे, हड़बड़ाना मत। देयर आर एडीआर्स, देयर आर जीडीआर्स, देयर आर फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, जहां से भी आप पैसा जुगाड़ कर सकते हो। अब ये सब क्या है, मेरा जुरिस्डिक्शन है, हम बताएंगे। अभी खाली नाम सुन करके रखोगे, घर जाकर के एक बार फुल फॉर्म देख लेना, गूगल मार करके थोड़ा सा आइडिया इधर उधर कर ले लेना, बट मेरा काम है वो हम बताएंगे। तो आज ना हम लोग खाली ट्रेडिशनली जिस तरह के फंड्स प्रोक्योर होते हैं, विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट दैट। नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कॉपी निकाल लीजिए, एफएम के स्टूडेंट ना, हाँ कॉपी निकालिए और लिखिए, बोलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ एक्विजिशन ऑफ फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। तो एक्विजिशन ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स आर टू मेन ब्रांचेस, हाँ यहां रख दे, ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देयर आर अदर ब्रांचेस ऑल्सो, जिसके बारे में मैं सेकेंड पॉइंट में आपको पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन एक फाइनेंशियल मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो फंड्स अक्वायर करे
और फंड्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करे। एक्विजिशन ऑफ फंड्स को लेकर के, आई रिपीट, एक्विजिशन ऑफ फंड्स को लेकर के देयर आर 2 चैप्टर्स इन योर सिलेबस। वन इज लिवरेज एंड वन इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग पढ़ेंगे आने वाले टाइम्स पे, ठीक है। कॉपी में लिखो, पैरा 1 चल रहा है ना, क्या लिखो, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नीचे में लिखो, सेम पैरा में रखना, हाँ, देयर आर, आप 4 लाइन छोड़ दीजिए बस, हाँ, फिर लिखिए 5 लाइन, हाँ, और थोड़ा, हाँ, बस लिखो, देयर आर मेनी मोर डेफिनेशंस of financial management but the one which is used used very popularly is, अच्छा, ऑब्वियसली पहला वाला डेफिनेशन के बाद ये सेकंड वाला डेफिनेशन रहेगा, ये भी पॉपुलर है, लिखो इज, नीचे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना या फिर नीचे से लिखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, कॉमा डायरेक्टिंग, कॉमा मॉनिटरिंग, कॉमा ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। आपके पास ये इंस्टीट्यूट का बुक आ गया है? अभी ऑर्डर 3-4 दिन में आ जाएगा। जब बुक आ जाएगा ना तो अगले वीक मेरे से बात कीजिएगा, मैं बुक से कंसिस्टेंटली आप लोगों को रीडिंग करने बोलूंगा। क्या होता है कि सीए इंस्टीट्यूट का जो अपना बुक होता है ना, इंस्टीट्यूट का एक फोकस होता है कि उसमें से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे डाले वो लोग। तो इंस्टीट्यूट की बुक में लिखा हुआ हर एक क्वेश्चन, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो चाहे वो एक्सरसाइज का सम हो, आपको जरूर से जरूर बना के जाना चाहिए। मतलब उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इफ देयर आर 100 सम्स यू मस्ट सॉल्व 100, नॉट 99। ये मेरा एकदम स्ट्रिक्ट बोलना है। एंड द सेम इज फॉर अकाउंटेंसी ऑल्सो। वैसे हम लोग कोशिश करेंगे 100 आउट ऑफ 100 क्लास में करवा दें, पर बाई चांस मेरे से कुछ मिस भी हो जाता है तो तुम्हारा काम है घर में उसको कर लेना। ओके, और हम गाइडेंस देते जाएंगे कि कैसे कैसे तुमको करते जाना है। डन? चलो, क्या लिखा बोलो? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, डायरेक्टिंग, मॉनिटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द मॉनिटरी रिसोर्सेस of an organization। अब आप इसमें देखिए ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, प्लानिंग से लेकर के कंट्रोलिंग तक, रुपया का हिसाब किताब। अकाउंटिंग नहीं है, अकाउंटिंग दूसरी चीज है, वो अलग ही कहानी है। ठीक है, ये जिसको अपन बोलते हैं ना कि मॉनिटरी रिसोर्सेस का सबसे बढ़िया यूटिलाइजेशन, सबसे बढ़िया तरह से रिसोर्सेस को कहां से लेकर के आना, डे टू डे बेसिस पे रिसोर्सेस को कैसे मैनेज करते रहना, अगर किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट कम होना लगे तो उसको कैसे वापस से लेके आना, किसी जगह पे बहुत ज्यादा पैसा लग गया तो उसको रिड्यूस करके वापस से स्क्वायर वन पे आना, ये सब कुछ फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में आता है, जो धीरे धीरे करके आप पढ़ोगे। ओके, सो इट्स प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग दी मॉनिटरी रिसोर्सेस। ये डेफिनेशन भी बहुत पॉपुलर है। और ऊपर वाला जो डेफिनेशन है ना, पहला वाला, जिसमें बोला था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ
एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, वो काम के हिसाब से, जिसको आप लोग बोलते हैं ना स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, उसके हिसाब से पहला वाला डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंस्टीट्यूट भी पहले वाले डेफिनेशन के ऊपर ही अपना पूरा चैप्टर बिल्ड किया है। पैराग्राफ नंबर 2 लिखोगे। ठीक है, देखिए हमारे चैप्टर का नाम क्या था? बुक खोलिए, बुक खोलिए, जिसके पास भी बुक है ये ले लो। आप लोग भी बुक ले आओ यहां से, जल्दी से जाके बुक ले। उस बच्चे का भी बुक दे दे, ये ले बेटा, उसका दे दे, और मेरे को भी उसमें से एक बुक दे देना। थैंक यू। खोले क्या है पहले टॉपिक का नाम? स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अभी मैं आपको स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस कर रहा हूं आफ्टर द डेफिनेशन। बुक में आप पेज नंबर 2 खोलोगे, माने पेज नंबर 5 ऐसे बोलें तो, नेक्स्ट पेज, हाँ पेज नंबर 5। अब देखिए आपको लगातार बेसिस पे बुक मेरी क्लास में देखना नहीं पड़ेगा, बस आप लगातार बस खोल करके रखिएगा, कभी कुछ रेफर करना पड़े तो। ना लिसन, मैंने अभी अभी आपको बोला फाइनेंशियल मैनेजर इज कंसर्न्ड या फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ 2 थिंग्स। क्या क्या? एक्विजिशन ऑफ फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। देयर आर 2 मोर ब्रांचेस, 2 माने टोटल 4, 2 मोर ब्रांचेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें वन इज डिविडेंड डिसीजंस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड वन मोर इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये 4 काम या ये 4 आइटम्स कम विद इन द स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप का मतलब होता है कवरेज एरिया, क्या क्या चीज कवरेज एरिया में आता है। अच्छा क्या सर सिर्फ 4 ही ब्रांचेस हैं? नहीं, मेनी मोर, अब तो बहुत ऐड हो गया है। बोला तो अभी तो 24/7 का एक फंक्शन हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनली मैं आपको बताता हूं, आज के करीब 25-30 साल पहले फाइनेंशियल मैनेजर लोगों का रोल जानते हो कहां पे होता था? जब कोई बड़ा काम होता था, बड़ा काम मींस कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर करने जा रही है, तो बड़ा काम हो गया ना, एक कंपनी दूसरा कंपनी को खरीदने जा रही है, तब फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता था। उसको ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम बोलते थे, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज के दिन ऐसा नहीं है। आज के दिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज 24/7 का जॉब। और एक कंपनी में माने फाइनेंस का जो टीम होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट का जो टीम होता है, उसमें 30-35 लोग होते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं 30-35 लोग होते हैं, बड़ा काम है। उसमें से तुम लोगों को तुम्हारे सिलेबस में इन 4 ब्रांचेस को ही कवर किया गया है। सर अदर ब्रांचेस सीए फाइनल में पढ़ोगे, लाइक सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, बहुत सारा और काम इसमें ऐड किया गया है। फंक्शन बिजनेस बढ़ता गया, डायनामिक्स बढ़ता गया, बिजनेस ग्लोबल होता गया, लोग अमेरिका, यूके सब जगह से बिजनेस करने लगे, तो डॉलर, यूरो, लीरा
ये सब बात चलेगा ना मैं जो बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? अब इस तरह की चीजों में एक्सपोजर होने लगा, फिर डर लगने लगा कि साला इतना इतना इटली में मेरा असेट हो गया है, इटली से मान लीजिए मेरे को इतना लीरा मिलने वाला है। अब अगर इटली ही फिनेंशियली डिस्टर्ब हो गया तो, वहां पे किसी तरह का टर्मोइल हो गया तो मेरा तो इतना इतना असेट वहां पे है, उसमें तो रिस्क हो जाएगा। तो ये सब का भी मैनेजमेंट फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही आने लगा। पर वो सब टॉपिक तुम लोग फाइनल्स में पढ़ोगे। इंटरमीडिएट में आपका कवरेज इन्हीं 4 ब्रांचेस को लेके होगा। ठीक है, नीचे लिखो पैराग्राफ नंबर 2। द स्कोप ऑफ एफएम, फिनेंशियल मैनेजमेंट, अब हम लोग शॉर्ट में एफएम बोलेंगे। द स्कोप ऑफ एफएम is divided into the following 4, लिखो लिखो बच्चों, हाँ लिखना है। is divided into the following 4 branches। या तो ए बी सी डी करके या रोमन 1 2 3 4 करके लिखोगे। ए, एक्विजिशन ऑफ फंड्स। बी, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। कैलकुलेटर रोज लेकर के आओगे, मेरा बुक, एक कॉपी, कैलकुलेटर और पेन, 4 चीजें जरूर लाना। बिना कैलकुलेटर एफएम की क्लास एकदम बेकार हो जाएगी, एकदम बेकार। और कोशिश करना अगर कैलकुलेटर में जीटी वाला फंक्शन अगर आपके पास हो, जीटी, अगर नहीं हो तो ऐसा कैलकुलेटर खरीद लेना जिसमें जीटी हो। ठीक है, क्या लिखा बोलो? एक्विजिशन ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, और मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। दो क्वेश्चन का एक ही आंसर है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो द आंसर इज द स्कोप इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4। और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर? भाई जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में आता है, एक फाइनेंशियल मैनेजर को वही सब तो करना पड़ता है। तो ये दोनों क्वेश्चन का हम लोगों का एक ही आंसर है। अच्छा, एफएम में 9 to 10 मार्क्स का थ्योरी भी लिखने आता है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है। थ्योरी आप अवॉइड भी कर सकते हो, ऐसा थ्योरी आता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? माने थ्योरी कैन बी अवॉइडेड। क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है कि पहला एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है, उसके बाद 10 मार्क्स के, 1 मिनट एग्जैक्टली मैं देख के आपको बताता हूं, और ये मैं बाद में भी अलग से बताऊंगा। 1 मिनट खाली, एक क्वेश्चन देखो तो पीछे में क्वेश्चन पेपर है क्या? हाँ ये रहा है ना। पेज 213 में जाओ बच्चों, पेज 213। गए? वहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, वो 20 मार्क्स का होता है, 5-5 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं प्लीज। और उसके बाद 5 क्वेश्चन है जिसमें से 4 लिखने पड़ेंगे आपको, और वो 10 मार्क्स के हैं। यू गॉट इट? उसमें से एक 10 मार्क्स का सबसे आखिरी वाला देखिए, बस बस वही पेज 216 में देखिए, सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है? थियोरी है। ये लिखो, वो लिखो, वो लिखो, वो लिखो, ये सब भाषण देने वाला। देखिए अभी जो नीचे में और देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, वही पेज नंबर 216, सबसे लास्ट लाइन देखिए।
व्हाट आर द टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फिनांस फंक्शन? एफएम वाला नहीं, फिनांस फंक्शन, ये वाला अभी पढ़ाएंगे जो, इसके दो एस्पेक्ट हैं। टू एस्पेक्ट्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट नहीं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ फिनांस फंक्शन। ये फिनांस फंक्शन है ये वाला, इसके दो एस्पेक्ट अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी थ्योरी में, इसको लाइटली नहीं लेना। दे आर ऑल पार्ट ऑफ द डिस्कशन फ्रॉम वेयर यू कैन गेट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हो, बोलो कैसे? ऑप्शन है, क्योंकि 5 में से 4 लिखना है, आखिरी में से 5 में से 4 लिखना है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। तो आप थ्योरी को अवॉइड करके पूरा 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी लिख सकते हो। नहीं, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल स्कोरिंग रहता है, लेकिन देखो बेटा, एक प्रैक्टिकल ऐसा आता ही आता है जो डिफिकल्ट हो। तो मेरा तो एकदम शुरू से ये फंडा था सीए में, जब मैं पढ़ा, इंटर फाइनल दिया, कि थ्योरी क्वेश्चन तो पक्का लिखना है, बिकॉज उसमें गलती हो ही नहीं सकता। तो वो 10, 20, 15 जितना भी मार्क्स का आता है, ठीक है, मेरे को उसमें 12 मिलेगा, 10 मिलेगा। मान लो 15 मार्क का क्वेश्चन आया, मेरे को 12 मिलेगा या 10 मिलेगा, 15 में 15 नहीं मिलेगा, पर चला वो 12 तो स्कोर हो गया। अब मेरे को 28 नंबर लाना है पास करने के लिए। तो वो मेरा एकदम फंडा था कि हम थ्योरी तो लिखेंगे ही लिखेंगे। और हम आप लोगों को भी अब बोलेंगे जरूर कि इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी प्रैक्टिकल्स, थ्योरी को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, जहां आपके पास मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है। आइए हम लोग 1 बाय 1 एक एक ब्रांच को या एक एक एरिया ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कशन में लेते हैं। तो आप अपने कॉपी में पैराग्राफ नंबर 3 लिखोगे, एक्विजिशन ऑफ फंड्स। जानते हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप से मेरा मतलब पहले कौन सा, फिर कौन सा और फिर कौन सा, अगर ऑर्डर, हां ऑर्डर की अगर बात करें ना, ये पहले देख लो इधर, ये पहले, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अगर ऑर्डर का बात करें तो पहले ये डिसाइड होता है कि रुपया कहां लगाना है, फिर ये डिसाइड होता है कि रुपया कहां से जुगाड़ करना है, और रुपया कहां लगाना है मींस व्हाट बिजनेस एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू डू। तो उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले होता है। लेकिन पढ़ेंगे हम लोग इसको पहले आज की क्लास में। ऑर्डर वाइज पढ़ने में 1, 2, 3, 4 है, पर रियल में टाइमिंग अगर बात करें ना, तो ये पहला डिसीजन है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ओके, लिखो क्या हेडिंग दिए, एक्विजिशन ऑफ फंड्स। लिखिए, दिस फंक्शन इज ऑफ्टन कॉल्ड finance function oblique financing decision in which the management has to take the following steps. हेडिंग क्या दियो,
एक्विजिशन ऑफ फंड्स। वहीं पे अगर जगह है, थोड़ा सा लाइन के सामने जगह तो होगा, वहां ब्रैकेट में लिख लो फाइनेंसिंग डिसीजन। स्टेप्स तक पहुंच गए हम लोग। क्या मैंने बोला कि एक्विजिशन ऑफ फंड्स का 3 स्टेप, या ये सब स्टेप पे मैं 1 बाय 1 आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ए में लिखो या रोमन 1 में लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेस। मेरे को पहले लिखा देने दो सारा, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। हाँ बेटा, क्या बोला? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेस। क्या है बेसिक मतलब? कहां कहां से जुगाड़ कर सकते हैं, सोर्स पता करिए। पहले आइडेंटिफाई, अभी जुगाड़ नहीं करना है, अभी खाली आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेप इज लेट्स आइडेंटिफाई कि कहां कहां से फंड जुगाड़ हो सकता है, या ट्रेडिशनली लोग कहां कहां से फंड जुगाड़ करते हैं। दे आर कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेस। 2 में लिखिए डिटरमाइनिंग and measuring the cost of funds comma the risk involved कॉमा की जगह एंड लिख दो। डिस्कशन का नाम है अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स। जहां जहां से आप फंड्स जुगाड़ करोगे, आइडेंटिफाई करोगे ना पहला स्टेप में, हम लोग करेंगे अभी क्लास में बैठ के, उन सारे सोर्सेस का कॉस्ट और रिस्क क्या है वो जज करना है। आप हमको एक बात बताइए, ऐसे नॉर्मल लाइफ में जब आपको कुछ कहीं पे करना होता है, कुछ भी खरीदना होता है, सो यू वांट टू प्रोक्योर एनीथिंग, कोई भी चीज आप देखिए लाइफ में, आप हमेशा 2 चीज को चेक करते हैं, 1 द कॉस्ट एंड अनदर द रिस्क। सर हम लोग सर यूटिलिटी भी देखते हैं, मतलब उसका, हाँ उसका यूटिलिटी क्या है। नहीं, आप ये डिसीजन ले चुके हैं कि मेरे को ये खरीदना है। मैं उसके बाद की बात बोल रहा हूं, आपने मोबाइल खरीदना है, सो मोबाइल इज ए यूटिलिटी फॉर यू, वो आपके जरूरत की चीज है। अब जब आप मोबाइल खरीदने जा रहे हो, मैं तब की बात बोल रहा हूं। आप कॉस्ट जरूर चेक करते हैं और उसमें रिस्क कैसा है वो चेक करते हैं। अब कहानी इसकी, कॉस्ट में आप जरूर ये कोशिश करते हैं कि सबसे सस्ता में माल मिल जाए, और रिस्क में आप जरूर ये कोशिश करते हैं कि रिस्क कम से कम हो। अब अगर बहुत सस्ता चीज खरीदेंगे तो हाँ, तो रिस्क कम हो, क्या ये अश्योर कर सकते हैं हम लोग? आंसर इज नहीं, उसमें रिस्क ज्यादा रहेगा ही रहेगा। नहीं तो वो जो मैं 3rd और 4th वाली बात बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ द रिस्क एंड कॉस्ट। कहीं पे तो जाकर के ये दिमाग में एक तो लाना पड़ेगा ना कि भाई आप बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं खरीद सकते रिस्क फ्री करने के लिए, और बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं कर सकते कि बहुत सारा रिस्क ले लें। तो उसके बीच का बैलेंसिंग कैसे होता है, विल बी डिस्कसिंग दैट इन द नॉट इन द केसेस ऑफ मोबाइल परचेज बट इन द केसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ फंड्स। सी में लिखो determining the optimum
फिनांस मिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा वाला बैलेंसिंग वाला काम अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। फोर्थ वन में लिखो रेजिंग द फंड्स। तीन नंबर पॉइंट जो है ना, 3 नंबर स्टेप जो है ना, ये तो स्टेप ही है, फॉलोइंग स्टेप्स। 3 नंबर स्टेप ले लेने के बाद ये हो जाता है क्लियर कि कहां से पैसा रेस करना है, कितना पैसा कहां से रेस करना है, वो 3 नंबर में क्लियर हो जाता है। चौथा में क्या, फिर उसको एग्जीक्यूट करना कि ठीक है जब रेस करना तो चलो रेस करते हैं। फाउंडेशन में आपके एक टॉपिक होता था अकाउंट्स में, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स। कंपनी में क्या बोलते थे आप उसको, इशू ऑफ कैपिटल ही बोलते थे, इशू ऑफ शेयर्स जो बोलते थे। तो ये वो वाला है रेजिंग द फंड्स, कि चलो अब शेयर इशू करते हैं, पैसा रेज करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, पैसा रेज करते हैं, वो रेजिंग द फंड्स है। ये चौथा स्टेप है। हम लोगों को ये क्योंकि एकदम एग्जीक्यूटरी वाला काम है, ये हम लोगों को पढ़ना नहीं पड़ता है। बस रेजिंग द फंड्स में फिर अल्टीमेटली ये हो गया कि अब चलो जाके लोन लेते हैं, तो बैंकों में पेपर फाइल करना और लोन लेना वो इसमें पढ़ने में नहीं आता। हाँ, स्टेप का अगर बात करो तो ये 4 स्टेप है। अच्छा, 3 स्टेप करके अगर रुक गए, चौथा स्टेप ही नहीं किए तो क्या फायदा, फिर तो पैसा तो आया ही नहीं बिजनेस में ना, फिर लगाएंगे कैसे। तो रेजिंग द फंड्स भी करना तो पड़ेगा ही, लेकिन इसको लेकर के अब कुछ पढ़ाई में हम लोगों के लिए नहीं बचा। ठीक है, तो अब इन 4 स्टेप्स के बारे में विल बी डिस्कसिंग 1 by 1। ओके, क्या पढ़ रहे हैं अभी पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ फंड्स। एक्विजिशन ऑफ फंड्स के क्या क्या स्टेप्स हैं, देख देख के बोलो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। 3 दिन लगने दीजिए, बिगिनिंग ये बेस बिल्डिंग हो रहा है, 3-4 दिन लगने दीजिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेस, कहां कहां से पैसे आ सकते हैं। दूसरा, कॉस्ट एंड रिस्क इन्वॉल्व इन ईच ऑफ दी सोर्सेस ऑफ फिनांस। थर्ड वन, डिटरमाइनिंग एंड मेजरिंग दी ऑप्टिमम फिनांस मिक्स। और चौथा इज रेजिंग द फंड्स। तो आपको जो अभी क्वेश्चन देख रहे थे ना हम लोग मई 18 वाला, उसमें इसी 4 में से 2 लिखना था। हमेशा पहला और दूसरा लिखा कीजिए। ओके, लिखो कॉपी में। 3 का सब पार्ट है, 4th पैरा नहीं है ये, 3 का सब पार्ट है। तो हम लोग 1 ही लिखें तो अच्छा रहेगा। थिंक फ्रॉम अ कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू, यूज योर फाउंडेशन का नॉलेज, कंपनी और फाउंडेशन का नॉलेज। पैसे कहां कहां से प्रोक्योर किए जाते होंगे, शेयर होल्डर्स लोगों से। शेयर होल्डर्स बात कीजिएगा जरूर, ये पूरा पढ़ाई बात करने का है। शेयर होल्डर्स लोगों से पैसे जो जुगाड़ करोगे, इशू ऑफ शेयर करके करोगे ना। कितने तरह के शेयर्स के बारे में जानते हो, 2 तरह के, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। थोड़ा बहुत प्रेफरेंस शेयर के बारे में जानते हो, थोड़ा बहुत, 2-3-4 लाइन मैं ही बोलूंगा, पर अगर मैं बीच में कुछ बोलूं समझ में नहीं आया तो तुरंत पूछ लीजिएगा मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इशू ऑफ शेयर्स करके शेयर होल्डर लोगों से पैसा रेज किया जाता है कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका आंसर करेक्ट है। और कहां से पैसा रेज होता है, डिबेंचर्स या लोन्स बोल दीजिए, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर में और बैंक लोन में क्या फर्क है, क्या फर्क है दोनों में। डिबेंचर आप बहुत सही, हाँ थोड़ा सा सोच के, डिबेंचर्स और बैंक लोन में, बैंक लोन से भी तो कंपनी पैसा ही लेती है ना। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं देख लीजिए, सोर्सेस डिस्कस कर रहे हैं, लिखाएंगे भी धीरे धीरे करके। क्या फर्क है डिबेंचर्स में और बैंक लोन में, दोनों
का कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम सेम है। दोनों लोन है, एक में हजारों लोगों से लोन लेते हैं आप और एक में एक एंटिटी से लोन लेते हैं। बैंक लोन में आपको एक आदमी से डिस्कस करना पड़ता है, बैंक से। डिबेंचर्स के केसेस में यू हैव टू बोरो फ्रॉम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। क्या लगता है आपको प्रैक्टिकली कौन सा चीज ज्यादा होता होगा? दोनों में से कौन सा चीज? डिबेंचर और बैंक लोन की खाली बात कर रहा हूं। बैंक लोन हजारों माने कई बैलेंस शीट हम लोग आपके सामने रखेंगे, आप देखिएगा इन दिनों में आपको सब में बैंक लोन दिखेगा, डिबेंचर दिखेगा ही नहीं। बातचीत में हम लोग डिबेंचर 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 खूब बोलते हैं, स्पेलिंग भी बड़ा है डिबेंचर का, लोन इतना सा, बट डिबेंचर और लोन एक ही है। डिबेंचर्स के केसेस में यू हैव टू रेज द मनी फ्रॉम n नंबर ऑफ पीपल, बैंक लोन के केसेस में यू रेज द मनी हार्डली फ्रॉम 1 और 2 बैंक्स। वो भी जानते हो, जब बड़े लोन होते हैं ना, मान लो 4,000 5,000 करोड़ के लोन होते हैं, तो एक बैंक से भी नहीं, कंसोर्टियम ऑफ बैंक से लोन होता है। एक लीड बैंकर होता है, वो मेन पैसा देता है और बाकी बहुत, सब सुनिएगा बच्चों, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं एफएम में, और बाकी 3 4 5 छोटे छोटे बैंकों से पार्ट करके फंडिंग करवाता है। क्यों करवाते होंगे बैंक ऐसा? नहीं, अलाउ की बात छोड़ो, लीगल बात नहीं, क्यों? हमेशा प्रैक्टिकल बात करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, हम ना लॉ का बात नहीं करेंगे यहां पे। ये पूरी क्लास में लॉ का एक सूता बात नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। बोलिए क्यों होता होगा ऐसा? एक बैंक अगर पूरा 5,000 करोड़ का लोन दे दे, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, रुपया डूबेगा एक साथ, बड़ा डूब जाएगा। बड़ी बड़ी बैंकों में क्यों प्रॉब्लम हुई? पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस सब में प्रॉब्लम क्यों हुई? इसी वजह से। और रिटेल बैंकिंग फ्लरिश क्यों किया? छोटे 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 करोड़ों लोन देंगे, 10 12 15 डूब जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। पर 10-15 टोई लोन देंगे बड़ा बड़ा, 8-8,000 10,000 करोड़ का, एक भी लोन डूबेगा, आपको भयंकर नुकसान हो जाएगा। इसीलिए पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में रादर, बैंकिंग बिजनेस में एक ही फोकस रहा सब बैंकों का कि रिटेल लोन दीजिए। रिटेल 10,000 15,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया का लोन दीजिए, एक साथ 10,000 करोड़ रुपया का लोन अवॉइड कीजिए। ये जो बड़े बड़े घराने डूब गए, जिसमें रिलायंस का मुकेश अंबानी का भाई जो अनिल अंबानी का पूरा ग्रुप है, अब वो बैंकरप्ट है। अब एक एक बैंकों से उसकी सारा ग्रुप ऑफ कंपनी का अगर टोटल लोन देखेंगे ना, टोटल सारा ग्रुप ऑफ कंपनीज में, तो हमको लगता है कम से कम भी 1 लाख करोड़ रुपया का लोन होगा। अगर 1 लाख करोड़ नहीं भी है, 50,000 करोड़ जरूर होगा। अब आप समझ लो, 50,000 करोड़ रुपया का लोन सिर्फ एक ग्रुप ऑफ कंपनी का। और बजाज फिनांस का क्या मॉडल है? बजाज फिनांस नाम सुना है? फिनांस, बजाज फिनांस का नाम सुना तुम लोगों ने? सुनना नहीं सुना है? मैंने आज नाम बोला, घर जाके गूगल सर्च करोगे, कुछ ना कुछ करना। उनका क्या काम है? 10-10 हजार रुपया का लोन देंगे 5 करोड़ लोगों को। आप 10-10 हजार रुपया का लोन 5 करोड़ लोगों को देंगे, 2 4 5 10 हजार लोग डूब भी गए तो कितना रुपया डूबेगा आपका? तो सेफ साइड में अगर खेलना होना तो ये रिटेल जो फिनांसिंग है, दैट इज वेरी गुड। और छोटे लोगों को ना रुपया डुबाने में भी बड़ा दुख होता है कि, और बड़े लोग आराम से रुपया डुबाते हैं और फौरन बैठ जाते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट विजय माल्या। नाम सुना होगा आप लोगों ने? किंगफिशर में कितना रुपया डूबा लोगों का, कितनी बैंकों का रुपया डूबा, कितने शेयर होल्डरों का रुपया डूबा। अच्छा, ये पूरा ना प्रैक्टिकल चलेगा डिस्कशन, मैंने एकदम वो आप समझ रहे हो, डिफरेंट टाइप का डिस्कशन होगा। तो आपको मजा आएगा, 2-3 दिन लगेगा ग्रुप में आने में, उसके बाद आप एंजॉय करोगे। चलो लिखो आगे, 3 नाम लिखो। इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड लोन्स, चौथा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लो, इंटरनेशनल फंडिंग। फुल फॉर्म ये आज का होमवर्क है, इसको ढूंढ करके लाना है, ठीक है, कहीं से बुक से कहीं से भी ढूंढ के लाइएगा। ये सिलेबस का पार्ट भी है, लेकिन इस पार्ट को काफी दिनों के बाद हम पढ़ाएंगे। शॉर्ट नोट का एक तो अलग से डिस्कशन होता है, ठीक है, उसमें हम लोग इसको अलग से डिस्कस भी करेंगे। आज लेकिन टॉपिक में हम लोग पहला 3 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्या इन तीनों का नाम आपने पास्ट में सुना हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड लोन्स। क्या आप मानते हो ये सोर्सेस ऑफ फिनांस हैं, फंड जुगाड़ करने के रास्ते हैं, यहां से फंड जुगाड़ होता है? क्लियर है, आप जानते हो? नीचे लिखो नंबर 2। कॉस्ट एंड रिस्क। 2 नंबर पॉइंट का नाम क्या था? 2 नंबर स्टेप का, डिटरमाइनिंग एंड मेजरिंग द कॉस्ट इन्वॉल्व, द रिस्क इन्वॉल्व एंड द लूजिंग ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल छोड़ दीजिए, अभी आएगा अपने आप ही, वो रिस्क के अंदर ही आ जाता है। एक बात बताइए, रेडी? एक बात बताइए, लेट मी स्टार्ट विथ डिबेंचर्स और लोन्स। आप अगर लोन लेते हैं तो आपको पीरियोडिकल क्या पेमेंट करना पड़ता है? इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट जब जब ड्यू होता है तब तब देना पड़ता है। यस और नो? मतलब आपको ब्याज का पैसा देना और प्रिंसिपल चुकाना है। अगर एक साथ प्रिंसिपल 10 साल के बाद चुकाना है तो 10 इयर्स के बाद प्रिंसिपल चुकेगा। और अगर हर साल, जैसे पहला 5 साल खाली इंटरेस्ट दे दीजिए, उसके बाद इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देते जाइए थोड़ा थोड़ा करके, अगला 5 इंस्टॉलमेंट में हम पैसा आपका वापस ले लेंगे। मान लीजिए मैंने आपको 100 करोड़ रुपया का लोन दिया, से आई एम अ बैंक, आई गिव यू 100 करोड़ का लोन, द टेन्योर इज 10 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। ओके, फर्स्ट 5 years जस्ट सर्व द इंटरेस्ट, सर्व, पे को सर्व बोलते हैं, just serve the interest. Thereafter, from 6th year onwards, you pay 20 crore rupees of principal back. हेलो, 20 करोड़ रुपया का प्रिंसिपल आप मेरे को वापस करोगे, बट वो आप 6th year एंड से करोगे। 6th year एंड, 7th year एंड, 8th year एंड, 9th year एंड, 10th year एंड, हो गया 5। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 10 साल में पूरा लोन कंप्लीट। पहला 5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 12% इंटरेस्ट, 100 करोड़ लोन, 12 करोड़ मुन्ना। बात करो सर। दिख गया? ये लिखना नहीं है, जस्ट एक छोटी सी बातचीत, सो दैट आप एक बार ग्रूव के अंदर जाएं। पहला 5 साल आप कितना पे करोगे मेरे को? बैंक है हम, कितना? हम HDFC बैंक, यू आर द बिजनेसमैन जिसको 100 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। ये मेरा टर्म शीट है, 12-12 करोड़ करके पहला 5 साल पेमेंट करेंगे ब्याज का। छठा साल में आपको इंटरेस्ट भी देना है, प्रिंसिपल भी लौटाना है,
इंटरेस्ट पूरे 100 करोड़ पे लगेगा, लॉजिक बताओ। क्योंकि 6th ईयर के एंड में आप रीपेमेंट करोगे, तो 6th ईयर तो आप मेरा 100 करोड़ पूरा यूज किए हो, तो आपको 6th ईयर में इंटरेस्ट पूरा 12 करोड़ देना पड़ेगा और प्रिंसिपल 20 करोड़ रुपया देंगे, तो आपके पॉकेट से आउटफ्लो, बात करो 32 करोड़ होगा। बट उसके बाद वाले साल में यानी 7th ईयर में आपका इंटरेस्ट अमाउंट विल गो डाउन, बट प्रिंसिपल रीपेमेंट विल बी 20 ओनली। हाउ मच विल बी द इंटरेस्ट? यूज योर कैलकुलेटर। जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है, यूज योर मोबाइल। बोलिए, 7th ईयर में इंटरेस्ट कितना चुकाएंगे? 9.6 करोड़। 80 करोड़ पे देंगे ना ब्याज, तो 12% देंगे 9.6, और प्लस मेरे को आप 20 करोड़ रुपीस भी देंगे, तो आपके पॉकेट से आउटफ्लो 29.6 करोड़। उसके बाद वाले साल में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 60 करोड़ पे 7.2, और 20 करोड़ प्रिंसिपल भी चुकाएंगे। उसके बाद फिर 40 करोड़ पे आप देंगे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट 4.8, और 20 करोड़ का प्रिंसिपल भी चुकाएंगे। अब खाली 20 करोड़ का ही लोन बचा। ओ हेलो, तो 20 करोड़ पे 12% इंटरेस्ट देंगे 2.4, और 20 करोड़ रुपया भी चुकाएंगे। तो एग्जैक्टली अगर बोलें तो आपको क्या क्या चीज का पेमेंट करना पड़ता है? इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का। इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल में बी पेड इन वन गो, इट मे बी पेड ऑन अ स्कैटर्ड और स्टैगर्ड बेसिस। चलेगा? टेल मी, क्या तुम मेरे को ये बोल सकते हो कि सर प्रॉफिट नहीं हुआ, हम इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे? क्या आपके पास इंटरेस्ट या प्रिंसिपल के रीपेमेंट को अवॉइड करने का कोई तरीका है, या दे विल फॉल ड्यू वंस द पीरियड एंड्स, या दे आर डिपेंडेंट ऑन योर प्रॉफिट्स? बोलो, आर दे डिपेंडेंट ऑन योर प्रॉफिट्स? बोलिए, क्या मेरा पेमेंट इज डिपेंडेंट ऑन योर प्रॉफिट्स, या दे मस्ट बी पेड वेदर यू अर्न प्रॉफिट और यू इनकर लॉसेस? दे मस्ट बी पेड. So when they must be paid, what about the risk? बोलिए, what about the risk? The risk is there, the risk is higher. प्रॉफिट हो या प्रॉफिट नहीं हो, तुमको पे करना ही पड़ेगा. Yes or no? Now think from equity point of view. मान लीजिए आपने 100 करोड़ रुपया इक्विटी इशू करके रेस किया. You raised 100 crore rupees by issuing equity shares. क्या देना पड़ेगा आपको एनुअली? डिविडेंड देना पड़ेगा. गुड. कितना देना पड़ेगा? वो दे देना है डिविडेंड. गुड. यू आर रॉन्ग, ही इज राइट. आपने ये अच्छा बोला कि सर डिविडेंड का एंटाइटलमेंट आफ्टर, रुकिए, आफ्टर पेइंग टू ऑल द आउटसाइडर्स, मतलब एक्सपेंसेस सारा पे कर दिए, टैक्सेस सारा पे कर दिए, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. आज से नया नाम याद कीजिए, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड बोला जाता है. आई बी ड्रॉइंग अ चार्ट टुडे फॉर दिस, बट थोड़ा देर रुक के. नाउ टेल मी, क्या जितना प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है वो सारा कंपनी को, शेयर होल्डर को देना ही पड़ेगा? नहीं. 2, क्या कोई फिक्स्ड रेट से देना ही पड़ेगा? नहीं. मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि देना है या नहीं देना है. और वो जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा ना देना है कि नहीं देना है, दैट इज दिस. देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स.
प्रॉफिट का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना। डिविडेंड का डेफिनेशन क्या है? डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का शॉर्ट नेम ही डिविडेंड है। बोलो यस और नो। नाउ टेल मी, बच्चे लोग बात करना। तो डिविडेंड कंपनियां देती हैं, बट देयर इज नो कंपल्शन, यही तो। और मैनेजमेंट कंपनी का डिसाइड करता है कि डिविडेंड देना है या नहीं देना, और अगर देना भी है तो कितना देना है, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। कैन शेयर होल्डर्स फोर्स कि मेरे को इतना दो? नो। इवन जानते हो, मैनेजमेंट अगर बोलता है हमको 20% डिविडेंड देना है, शेयर होल्डर लोग उसको रिड्यूस कर सकता है एनुअल जनरल मीटिंग में, इंक्रीज नहीं कर सकता। ये लॉ के टीचर लोग पढ़ाएंगे आपको कुछ दिनों में। बट एनीवे, अगर डिविडेंड का बात करें कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है, डिविडेंड का रेट्स आर नॉट फिक्स्ड। डिविडेंड इज टू बी पेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, बिकॉज इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिविडेंड का हाउ मच डिविडेंड विल बी पेड और वेदर टू बी पेड और नॉट विल बी डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। तो सो फार एज कंपल्सन इज देयर इज नो कंपल्शन, देयर इज नो कंपल्शन। नाउ व्हाट अबाउट द प्रिंसिपल? ये 100 करोड़ रुपया, हाँ, इसका रीपेमेंट को लेके कोई बातचीत? डरना नहीं है, जो आता है वो बोलिए, हम धीरे धीरे सुधारते जाएंगे। ये जो इक्विटी शेयर होल्डर लोगों से हम लोगों ने पैसा जुगाड़ किया है, मान लीजिए आपकी कंपनी है, आपने इक्विटी शेयर होल्डर लोगों से 100 करोड़ रुपया मांगा और आपने उनको 10 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच दे दिया। फाउंडेशन में चैप्टर पढ़े हो ना ये वाला थोड़ा सा? आपने उनको 10 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच इशू कर दिया। अब डिविडेंड देना नहीं देना आपके ऊपर, आपके मैनेजमेंट के ऊपर है। कितना देंगे आपके मैनेजमेंट के ऊपर है। देंगे तभी जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होने से डिविडेंड देने की कोई जरूरत नहीं है, और प्रॉफिट होने से भी कोई कंपल्सन नहीं है। बोलिए हाँ या ना? लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर लोग एक्सपेक्ट तो करते होंगे जिनसे आपने पैसा लिया है, तो उनके एक्सपेक्टेशन को भी तो फुलफिल करना मैनेजमेंट की जरूरत होगी। क्योंकि अगर कभी भी आप एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करेंगे तो सेकेंड टाइम आपको शेयर होल्डर लोग पैसा नहीं देंगे। ये भी एक सच्चाई है। आइए कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। व्हाट अबाउट द प्रिंसिपल रीपेमेंट? वाइंड अप होगा तब, मतलब नहीं रीपेमेंट करना है। कुल मिलाकर के शेयर होल्डर्स को प्रिंसिपल वापस नहीं देना है। सोचिए, डिविडेंड देना है कि नहीं देना है तुम्हारे ऊपर है, और प्रिंसिपल वापस देने का कोई क्लॉज ही नहीं है। अभी एक तो नया सिस्टम आया, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या बोलिए? बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। लॉ में पढ़ोगे, अकाउंट्स में ग्रुप 2 में पढ़ोगे, एफएम में सीए फाइनल में है। उसमें प्रिंसिपल लौटाने का डिसीजन अगर मैनेजमेंट लेता है तो प्रिंसिपल तो नहीं लौटाया जाता है, शेयर्स कंपनी वापस खरीद लेती है। जैसे कंपनी ने शेयर बेचा ना, अभी कंपनी वापस खरीद लेती है। पढ़ेंगे आप लोग, चिंता मत करो, आज एफएम की क्लास में नहीं। आज हम लोग यही बोलते हैं कि प्रिंसिपल रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। नॉट लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व्ड। कुछ बोलिए। आप मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन ए कंपनी रेजेज इक्विटी in comparison to debenture issue or loan taken, the risk involved is very low. Yes or no? Almost no risk type का कहानी है, almost no risk. अनिल अंबानी बर्बाद क्यों हुआ? बैलेंस शीट में इतना लोन है, इतनी इक्विटी है, इतना लोन, इतनी इक्विटी। मेरी बैलेंस शीट में इतनी इक्विटी, इतना लोन, क्या फर्क है? रिस्क नहीं है। अभी भी आपने क्या बोला? इक्विटी अगर रहता है बैलेंस शीट में,
बोलिए, आप उसको कंटिन्यू करना है। रिस्क, इक्विटी है तो रिस्क है, ठीक से बोलिए। हाँ, इक्विटी है तो रिस्क नहीं है या रिस्क बहुत कम है। और लोन अगर आपकी बैलेंस शीट में है तो रिस्क बहुत है, प्रिंसिपल भी लौटाना है, इंटरेस्ट भी देना है, प्रॉफिट हो या नहीं हो देना है। साला इक्विटी के केस में डिविडेंड तो तभी देंगे ना जब प्रॉफिट होगा, और वो भी देंगे या नहीं देंगे हम लोग को डिसाइड करना है। यस और नो? गुड गुड। अब हमको एक चीज बताओ, रेडी? और चीज सोच के बोलना, दिमाग लगा के। अगर आपका रिस्क है ही नहीं, डिविडेंड देना आप बोलेंगे हम नहीं देंगे, प्रिंसिपल आप लौटाते ही नहीं है। इक्विटी की तो कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है ना कि प्रिंसिपल लौटाना नहीं है, तो फिर शेयर होल्डर लोग को आप कभी कुछ भी नहीं देंगे क्या? तो फिर वो लोग क्यों लगाएगा आपकी कंपनी में पैसा? बहुत बढ़िया, रुको वहां तक थोड़ी देर के बाद जाएंगे। हाँ, हो सकता कल जाएंगे। आज हम आपको एक बात बोलते हैं कि, रेडी सुनिएगा, बहुत बढ़िया लेक्चर है, कि कंपल्सन नहीं है, कंपल्सन नहीं है, पर मॉरल ऑब्लिगेशन बहुत बड़ा है। और जहां जहां कंपल्सन नहीं होता ना, वहां रियल में पेमेंट बहुत ज्यादा होता है। आप सोच के देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपको देना जरूरी नहीं है, लेकिन वो लोग उम्मीद कर रहे हैं तुमसे। कौन? जिसने तुमको 100 करोड़ रुपया दिया है, वो बुरे वक्त में तुमको नहीं बोल रहा है हमको डिविडेंड दो। तुमको लॉस हो रहा है, दे आर नॉट आस्किंग फॉर डिविडेंड्स। तुमको कमती प्रॉफिट हो रहा तो भी वो लोग नहीं मांग रहे हैं डिविडेंड, लेकिन जब ह्यूज प्रॉफिट होगा मांगेंगे वो लोग तब भी नहीं। लेकिन तुमको उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए, तुमको क्या लगता है तुमको पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? पड़ेगा ना। और अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे, आने वाले दिनों में वो लोग तुमको इक्विटी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे तुम्हारी। और तब क्या होगा? तुमको जो ग्रोथ करने के लिए कैपिटल चाहिए होगा वो नहीं मिलेगा। तो क्या आपको नहीं लगता उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना भी जरूरी है? अब एक दो बात और बोलिए, रुकिए, अभी बात बहुत बाकी है। एक बात और बताइए, मैं आपको बताता हूं, नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे। तो क्या लगता है कि उसके बाद कॉस्ट, बहुत ध्यान से सोच के बोलिएगा, हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर दोनों को दिमाग में रख के बोलिएगा। कंपनी के बारे में तुमने बोल दिया कि व्हेन कंपनी हैज रेज्ड मनी बाय इशूइंग डिबेंचर्स, कंपनी इज टेकिंग ह्यूज रिस्क, एंड व्हेन कंपनी हैज रेज्ड मनी बाय इक्विटी इशू, कंपनी इज टेकिंग वेरी लो रिस्क। क्लियर है? तो now tell from the debenture holders point of view and tell from the equity shareholders point of view. डिबेंचर होल्डर लोगों का रिस्क कम है। क्यों? गुड आंसर। और इनका रिस्क हाई है, क्योंकि वो लोग को प्रिंसिपल का पैसा वापस मिलेगा ही, इंटरेस्ट का पैसा वापस मिलेगा ही, चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो। तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क बहुत ज्यादा है ना? अभी रुकिए, ये नहीं बोलना है, ये तो बोल दिया, अब यहां बोलना है। सर, जब कोई बंदा रिस्क कम लेता है ना, रिस्क कम लेता है ना, तो उसका एक्सपेक्टेशन भी कम होता है। थोड़ा सोचिए तो मैंने क्या बोला। अगर आप रिस्क कम लेंगे तो आपको रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी कम होगा, और अगर आप रिस्क ज्यादा लेंगे ना, थोड़ा सोचिएगा, मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा। अगर आप रिस्क ज्यादा लेंगे ना तो आपको सामने से एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होगा। सर क्या मतलब?
मतलब ये कि ऐसे बोलता हूं, डिबेंचर होल्डर घर की नौकरानी के जैसा इजी करने के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर बीवी के जैसा। तेरे को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तेरा अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, नौकरानी को कोई मतलब नहीं है। उसको अपना 12% ब्याज चाहिए। 12% ब्याज डिबेंचर होल्डर, हाँ थोड़ा सा बीच बीच में जोड़ते रहेंगे, नौकरानी डिबेंचर होल्डर आपको एकदम अच्छा से पकड़ में आ जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं है तेरी सेहत खराब है, तेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, जो भी चल रहा है, उसको अगला को फिक्स सैलरी अगली को चाहिए ही चाहिए। इफ योर बिजनेस इज रनिंग बैड, वाइफ कभी कुछ नहीं मांगेगी, कुछ नहीं बोलेगी कभी जिंदगी में। शी विल बी देयर, अपने हिस्से का रोटी भी तुम्ही को खिला देगी, शी इज देयर। लेकिन व्हेन यू विल बी अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स, साल में 2 बार रमेश चंद पारिक में जाना, रमेश चंद पारिक कलकत्ता का बड़ा ज्वेलरी शॉप, साल में 1 बार हमको बाहर भी घूमना है आउट ऑफ इंडिया, जितना खर्चा करा दो उसके बाद कम है। यस और नो बोलिए। तो बुरे वक्त में ये लोग साथ रहते हैं, कौन? बीवी ने, अब इक्विटी शेयर होल्डर बोलो। बुरे वक्त में ये लोग साथ रहते हैं, लेकिन अच्छे वक्त में इनको पेमेंट करके ही सेटिस्फाई करना पड़ता है। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स में रिस्क नहीं है, रिस्क कम है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि ये लोग चीप टू मेंटेन है, तो आप बेवकूफी में हैं। नौकरानी चीप टू मेंटेन, थोड़ा किसी तरह से भी ऑब्सीन लेवल तक मत जाइएगा, ढंग से बात कीजिएगा। नौकरानी चीप टू मेंटेन, लेकिन बीवी इज नॉट चीप टू मेंटेन, इट्स वेरी कॉस्टली अफेयर। बुरे वक्त में 1 पैसा नहीं मांगेंगे ये लोग, लेकिन अच्छे वक्त में छोड़ेंगे भी नहीं ये लोग तुमको। तो इसको कैसे पढ़ा जाता है, आइए अब हम लोग कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हैं, तो बाद में लिखिएगा आप। डिबेंचर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, सुन रहे हो? कॉस्ट, पहले रिस्क, फिर कॉस्ट, थिंकिंग के हिसाब से, हाँ बाकी फिर कॉस्ट डिटर्मिनेशन, रिस्क असेसमेंट, सबके अलग अलग चैप्टर्स हैं। ओके, ये जो आज पढ़ाया जा रहा है, मैंने बोला चैप्टर्स का नाम पढ़ाया जा रहा है आपको। बोलिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी अगर डिबेंचर रेज करके, इशू को रेज बोलते हैं, डिबेंचर इशू करके पैसा उठाती है, तो कंपनी का रिस्क, खाली बोलना है ज्यादा या कम, हाई या लो। थैंक यू। इक्विटी शेयर के केस में कंपनी का रिस्क लो। तो वेरी सिंपल, इसी को देखते हुए कॉस्ट का कहानी क्या होगा? हाँ, डिबेंचर होल्डर्स के केस में कॉस्ट इज लो, वेरी लो। 8%, 9% पे यार आजकल ब्याज पे पैसा मिल जाता है। और कोई कंपनी अगर 8%, 10% डिविडेंड देती है तो गाली मिलता है उसको। और इक्विटी शेयर्स के केस में कॉस्ट इज वेरी हाई, इट्स वेरी वेरी हाई। इक्विटी शेयर होल्डर का जो कॉस्ट होता है ना, हम लोग अभी डिविडेंड बोल करके पढ़ रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद, 10-15 क्लास के बाद आपको मैं ये समझाऊंगा कि इक्विटी शेयर होल्डर लोगों का जो कॉस्ट का डिटर्मिनेशन होता है, उसमें देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस। इट्स नॉट ओनली बेस्ड ऑन डिविडेंड्स, इट्स बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेशंस। ओके, तो वो अभी नहीं पल्ले पड़ेगा मुन्ना, थोड़ा सा डेंजरस जोन में चले जाएंगे। खाली अभी इतना बोलेंगे तो आप मान लोगे क्या? जल्दी से यस और नो बोलो, लिखो कॉपी में। क्या हेडिंग दियो? कॉस्ट एंड रिस्क। लिखो ए, इन द केसेस ऑफ डिबेंचर्स एंड लोन्स, in the cases of
debentures and loans, the risk is very high. The company has to pay interest and principal बोलिएगा. The company has to pay interest and principal even when there are losses. चलेगा ये लाइन? Even when there are losses. Full stop. However, the cost, COST, cost of maintaining it is low. जो आपने बोला मैंने वही बोला. देखिए यहां पे आपने बोला, बोर्ड देखिए बच्चों, आपने बोला डिवेंचर होल्डर लोग से अगर आप पैसा लेते हो तो कंपनी का रिस्क बहुत हाई है और कंपनी का कॉस्ट बहुत लो है ना. इसको आप डिवेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं. डिवेंचर होल्डर लोगों का रिस्क बहुत लो है और इसीलिए उनका एक्सपेक्टेशन भी बहुत लो है. रिस्क नहीं है ना. रिस्क नहीं है मतलब आप पैसा एफडी में डाल रहे हो. अगर आप अपना पैसा एफडी में डाल रहे हो तो 5-6% का ही तो रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे जी, क्योंकि आप रिस्क तो ले नहीं रहे हैं. पर व्हेन यू बिकम एन इक्विटी शेयर होल्डर, योर रिस्क इज वेरी हाई. यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू वैरायटीज ऑफ रिस्क. कंपनी को प्रॉफिट हो नहीं हो आपको साथ में रहना है. यस और नो? तो व्हेन यू आर एन इक्विटी शेयर होल्डर्स यू आर टेकिंग very high degree of risk. Therefore, your expectations from the company is very high. So, when your expectation is high, company का cost automatically becomes high. क्योंकि high expectation को meet करने के लिए मेरे को high cost incur करना पड़ता है. चलेगा ये बात? नीचे लिखो. B. In the cases of equity, in the cases of equity, the risk involved for the company is very low. Full stop. Dividend is paid only when there are profits. Dividend is paid only when there are profits, that too even at the discretion of management. It is at the discretion of, it is लिख देना, it is at the discretion of management. Principal is not required to be paid back. ठीक है, फुल स्टॉप करके लिखना. However, the cost of maintaining equity is very high. However, the cost of maintaining equity is very high. डायग्राम बना करके देंगे थोड़ी देर के बाद. हाँ सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में क्या जानते हो? जो भी थोड़ा बहुत जानते हो बताओ.
ओके, प्रेफरेंस वर्ड का मतलब हुआ कि उनको प्रेफरेंस मिलता है। हेलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हो ना आप लोग, मतलब उनको प्रेफरेंस मिलता है, बट द प्रेफरेंस इज ओवर एंड अबव द इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली। मतलब बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी देने के पहले, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस। लेकिन क्या कंपनी को लॉस होगा तब भी डिविडेंड देना पड़ता है? वो बच्ची तो बात ही नहीं सुन रही है। बोलिए, तो बात कीजिए मेरे से, बोलिए, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी को लॉस हो गया तो भी क्या डिविडेंड देना है? नो, गुड, नहीं देना है। अगर लॉस हो गया डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। उसमें भी दो तरह के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। डू यू नो समथिंग अबाउट इट? क्या बताइए, एक मिनट रुको, बच्ची कुछ बोलेगी। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सब कुछ सुनिएगा, जो नहीं सुना हुआ सुनेंगे। ये सब चीज सीए इंटरमीडिएट अकाउंटेंसी में भी आएगा, तो वहां रिवीजन हो जाएगा। ग्रुप 2 में रोज होगा बातचीत, पर एफएम में भी बातचीत करना है। बोलिए, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसा होता है? मतलब अगर इस साल हम लोग डिविडेंड नहीं पे कर पाए तो नेक्स्ट कमिंग इयर्स में उसको मतलब पास्ट इयर्स का भी देना है और प्रेजेंट ईयर। हाँ, बच्ची ने बोला कि सर इस साल अगर आप उसको डिविडेंड नहीं दे पाए क्योंकि आपको लॉस हो गया, तो आपको अगले साल उसका डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और अगले साल उसको 2 साल का डिविडेंड देना पड़ता है, करेंट ईयर का भी और पिछला साल का जो आप नहीं दिए थे वो भी देना पड़ता है। और सर अगर दोनों साल आपको लॉस हो गया तो तीसरे साल में आपको 3 साल का डिविडेंड देना पड़ता है। क्लियर? उसको बोलते हैं अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या बोलते हैं? अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ये सब बहुत पॉपुलर वर्ड बनेंगे अकाउंटेंसी में आने वाले दिनों में। एफएम में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हार्डली हम लोग 2-2.5 घंटा डिस्कस करेंगे, टोटल 100-150 घंटे के क्लास में। ठीक है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसा होता है? मतलब अगर कंपनी को कोई भी साल में लॉस हो गया तो उस साल का डिविडेंड डूब गया, वो कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं, तो फिर अगले साल 2 साल का डिविडेंड देंगे? नहीं, सिर्फ 1 साल का। और उसके अगले साल भी लॉस हो गया तो वो भी डूब गया, नहीं, उसके अगले साल सिर्फ 1 ही साल का देंगे। तो फिर रुको, बहुत बढ़िया चीज निकलेगा ना। ये तो लॉ बता दिया आप, अभी तो मेन स्टोरी बाकी है। तो फिर इफ यू हैव मनी एंड आई एम इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड यू वांट टू बाय माय प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर डू यू लाइक? हाँ, क्यों बेटा, आपको क्यूमुलेटिव क्यों चाहिए? सर कम से कम आप अगर 1 साल लॉस भी हो गया तो कम से कम अगले साल तो हम लोग को 2 साल का डिविडेंड मिले, इसका तो कम से कम भरोसा रहे। तो हम लोग कभी भी सर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदना नहीं चाहेंगे। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली कंपनीज आर इन वन वे फोर्स्ड टू इश्यू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, बिकॉज नॉन क्यूमुलेटिव का डिमांड रहेगा ही नहीं। यस नो? अच्छा रुकिए, अभी और बात कीजिए। अब आप ठीक, ये बच्ची तो ठीक ग्रुप में घुसने लग गई है। एक बात बताइए, मान लीजिए मेरा खाली नॉन क्यूमुलेटिव ही है, हम नॉन क्यूमुलेटिव ही इशू करेंगे, तो डिविडेंड के रेट को लेके आप क्या सोचते हैं? नॉन क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव में नॉन क्यूमुलेटिव ही आपको लेना है, तो फिर आपका डिविडेंड को लेके कैसा एक्सपेक्टेशन रहे? अपना थोड़ा सोच, इनोवेटिव होकर सोचना। हाँ, आपको रेट ऑफ डिविडेंड को लेके क्या सोचते हैं आप? नॉन क्यूमुलेटिव में ज्यादा होना चाहिए ना, तभी आपके अंदर वो आएगा, क्या बोलते उसको? हाँ, इंसाइटमेंट आएगा कि हाँ हम खरीद लें, चलो 12% की जगह हमको 15% डिविडेंड मिलेगा, और नहीं तो फिर हम क्यूमुलेटिव में जाना पसंद करेंगे। अब सुनिए रुकिए, तुरंत क्लोज नहीं है, आज क्लोज का कोई कहानी नहीं है। तो फिर बात बताइए, मेरे तरफ से सोचते हुए मेरे लिए नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज कॉस्टली। जब तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ज्यादा रेट का रहेगा तो मेरे लिए इट विल बिकम कॉस्टली, नहीं क्या? और क्यूमुलेटिव विल बी लेस कॉस्टली। यस और नो? वैसे बीइंग ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हाँ,
बीइंग ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर. यू मीन्स एन इन्वेस्टर हु इज पुटिंग मनी. आप रेडी हैं? तो being a preference shareholder, when you compare yourself with a debenture holder, what do you think about your risk? Good. You are taking more risk ना. थैंक यू. अब आप समझने लग गए. कल की क्लास में आपको और मजा ज्यादा आएगा. क्यों आपको ऐसा लगता है? Why do you feel that you are taking more risk? डिवेंचर होल्डर को तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा. हमको बोलो ना, हमको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. रुकिए ना, धीरे धीरे जाते ना. अच्छा, when you talk from equity shareholders point of, अच्छा आपको यह मालूम है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केसेस में डिविडेंड के रेट फिक्स होते हैं. 10%, 12%, 13% परसेंटेजेज आर फिक्स्ड. जो इक्विटी के केस में शेयर होल्डर का डिविडेंड का कहानी सारा इज लेफ्ट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट. प्रेफरेंस शेयर के केसेस में डिविडेंड रेट्स आर फिक्स्ड. यू नो दैट. गुड. आप अपने आप को इक्विटी से कंपेयर कीजिए तो किस आपका माने व्हेन यू आर ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विथ एन इक्विटी शेयर होल्डर. हां, तो आपका आप लोग समझने लग गए. अब आप इसको कंटिन्यू करिएगा. जैसे आज का डिस्कशन आज हम लोग खत्म करेंगे, ये नहीं कि आगे बात भी नहीं होगा, लेकिन आज हो गया. ठीक है? तो आप बोल रहे हैं कि बीइंग ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर यू आर टेकिंग लेस रिस्क. क्यों? तेरे पास प्रेफरेंस है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स. माने तुम इक्विटी शेयर होल्डर से कम रिस्क ले रहे हो, लेकिन डिबेंचर होल्डर से ज्यादा रिस्क ले रहे हो. तो मैं मॉडरेट बोल दूं? दोनों के बीच में होना तुम. यार जल्दी बोलो. दोनों के बीच में होना तुम. तो फिर तुम्हारा उम्मीद, एक्सपेक्टेशन मेरे से, सर हु आर यू? आई एम कंपनी हु इज टेकिंग 100 करोड़ फ्रॉम यू. मेरा एक्सपेक्टेशन तेरे से डिबेंचर से ज्यादा. जल्दी बोलिए. एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ कंपनी विल बी हायर देन दी डिबेंचर होल्डर्स बट विल बी लोअर देन दी इक्विटी शेयर होल्डर्स. यू फर्मली बिलीव दिस? खाली यस नो. तो दोनों में मॉडरेट बोल दें. दोनों में मॉडरेट बोल दें. कॉपी में लिखो सी. In the cases of preference shares, the company has to pay dividends but only in the cases of profits. एक बार फिर से बोलो. हैज टू पे डिविडेंड्स. मानते हो ना? हैज टू पे डिविडेंड्स बट ओनली इन द केसेस ऑफ. आप ये नहीं बोल सकते कि प्रॉफिट भी हुआ और हम डिविडेंड भी नहीं देंगे. इक्विटी शेयर होल्डर को आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट भी हुआ पर हम डिविडेंड नहीं देंगे, हमको अभी कंपनी के ग्रोथ के लिए पैसा रखना है. मैंने सुना एप्पल आज तक डिविडेंड नहीं दिया. आज तक डिविडेंड नहीं दिया. सुना मैंने, अभी मैं देखूंगा जाकर के. अरे शेयर होल्डर का ये जो बच्चा बोला वो वाला बात हम 2-3 दिन के बाद करेंगे. शेयर होल्डर को डिविडेंड से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है जब उसका पैसा कंपनी के पास ही रह रहा है. कंपनी ग्रो कर रही है ना धुआंधार, तो शेयर मार्केट में शेयर का दाम बहुत बढ़ रहा है, तो वहां से कमा ले रहा वो लोग. शेयर होल्डर डिविडेंड से नहीं कमा रहा है. कंपनी का मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बढ़ने के कारण स्टॉक मार्केट से कमा रहा है वो.
इसका डिस्कशन होगा कि शेयर होल्डर की अर्निंग कैसे कैसी होती है, सब हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। एक ही दिन में सब कचरा मत कर देना, हाँ धीरे धीरे विल गो। नीचे लिखो क्या लिखा, फुल स्टॉप। प्रिंसिपल के बारे में क्या ख्याल है प्रेफरेंस शेयर के केसेस में? नहीं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर से पहले करना, फाइंडर पे पे करना पड़ेगा। अच्छा नहीं इसको कंपल्सरी पे करना। आराम से सोचो। सर हम लोग को नहीं मालूम, बोल दो सर हम लोगों को नहीं मालूम। इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउड नहीं है। क्या बोला फिर से? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउड नहीं है। आप अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे ना तो लाइफ उसका होना ही पड़ेगा, तय समय के बाद पैसा लौटाना ही पड़ेगा। समझे मैं क्या बोला? तो ये रिडीमेबल होते हैं डिबेंचर के जैसे। लिखो, द प्रिंसिपल हैज टू बी पेड बैक the principal has to be paid back. So full stop करके, so they are more like debentures, but the company takes a little lesser risk। बोलो क्यों बोला मैं इन कंपैरिजन टू डिबेंचर होल्डर्स बोल रहा हूं यहां पे? क्यों? क्योंकि प्रॉफिट होने से ही डिविडेंड देंगे। डिबेंचर के केस में क्या था? प्रॉफिट हो या नहीं हो मेरे को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। प्रेफरेंस के केस में उतना सा मेरे को सहूलियत है। फुल स्टॉप। देयरफॉर द कॉस्ट इज ऑल्सो मॉडरेट। ये बनाइए हाँ मेरे साथ। तीन कॉलम बनाएंगे। सोर्स कहां से पैसा हम ला रहे हैं, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू पे दिमाग लगाएंगे और कंपनी के रिस्क के बारे में बोलेंगे और कंपनी के कॉस्ट के बारे में बोलेंगे। सिर्फ कंपनी के बारे में बोलेंगे। डोंट टॉक अबाउट शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एकदम स्ट्रांग होके जो आपने अभी तक बोला इसी को रिपीट कर दीजिए बस। जब कंपनी इक्विटी इशू करती है तो कंपनी का रिस्क लो, जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी का रिस्क हाई, जब कंपनी प्रेफरेंस इशू करती है तो कंपनी का रिस्क मॉडरेट। लिखा? लिख पाए थे ठीक से? अब ये कंपनी अगर इक्विटी इशू करती है तो कंपनी का कॉस्ट हाई,
हम लोग बोलते हैं डिवेंचर्स आर चीप, इक्विटीज आर कॉस्टली। वही मेरा जो एग्जांपल, नौकरानी का मेंटेनेंस इज चीप, 10,000 12,000 रुपया महीना, काम खत्म। और बीवी का तो एक पर्स खरीदोगे तो 12,000 रुपया लग जाएगा। बोली आगे। डिबेंचर के केसेस में कॉस्ट इज लो और ये मॉडरेट। लिखे अच्छे से, समझ में आया चीज, नीचे लिखो। क्या पॉइंट चल रहा अपना? नहीं, वो हो गया। कॉस्ट एंड रिस्क का 3 पॉइंट लिखे हो। अच्छा, कॉस्ट एंड रिस्क इज आर सेकेंड पॉइंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फंड्स, जिसमें फर्स्ट वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्सेस एंड देन अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट एंड रिस्क इन्वॉल्व। तो कॉस्ट एंड रिस्क इन्वॉल्व समझ में आया? तो आप एक बार आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। तो मान लीजिए आप एक कंपनी के मालिक बन रहे हैं, आपका भी पैसा लग रहा है, आपका बहुत पैसा है, तो आप क्यों डिबेंचर रेज करना चाहेंगे? क्योंकि कॉस्ट लो है। रुकिए ना, क्योंकि कॉस्ट लो है, लेकिन रिस्क ज्यादा है, तो वो डेटरेंट है। डेटरेंट समझते हो? रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर इशू करना कंपनी के लिए डेटरेंट है, और कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर इशू करना फायदेमंद है। यस और नो? अगर कोई रिस्क कोई ध्यान रखे तो फिर वो बोलेगा हम तो इक्विटी इशू करेंगे, क्योंकि इक्विटी में मेरा रिस्क लो है पर इक्विटी में कॉस्ट बहुत हाई है। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बच्चा हाईलाइट कर रहा था, हालांकि बेचारा जानता कम होगा, हम भी मानते हैं, धीरे धीरे जान जाएगा। लोन लेना आसान है, इक्विटी इशू करा के उसको सब्सक्राइब करा लेना आसान नहीं है। क्या बोला? फिर से बोलिए तो। वेरी इजी। तुम और तुम्हारी फैमिली में भी भाई बंधु मां बाप बैंक से लोन ले लिए होंगे, इक्विटी इशू कर पाया क्या कोई भी? बोली ना, हम लोग तो रायरंगपुर के हैं, एक भी ऐसी कंपनी है जो इक्विटी इशू कर पाई है? नोबडी। पर सबके बैलेंस शीट में लोन है। हाँ भाई, बैंक लोन डिवेंचर एक ही बात है। बैंक लोन और डिवेंचर में मैंने क्या बोला, क्या फर्क है? एक में बहुत लोगों से लेना है और एक में एक आदमी से। हाँ, इक्विटी इशू करना मजाक नहीं है। लोन लेना इज रिलेटिवली इजी। तो ये भी एक तो कहानी होती है कि लोन इजीली मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा आगे चलते हैं, कॉपी में लिखो, उसी पॉइंट में लिखना है, कॉस्ट और रिस्क में। कॉस्ट और रिस्क में, हाँ सुनिए, 1 मिनट। क्रोर्स में है। मान लीजिए अभी प्रेफरेंस शेयर नहीं है मेरे कैपिटल में, इसका मतलब समझ रहे हो? क्या बोलिए ना, इसको बोलते कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी या कैपिटल मिक्स ऑफ अ कंपनी। इस कंपनी ने 500 करोड़ रुपया जुगाड़ किया। कैसे? 400 करोड़ रुपया का इक्विटी इशू किया है और 100 करोड़ रुपया का डिवेंचर इशू किया है। डिवेंचर को डेट बोलते हैं शॉर्ट में, डेट, लोन। ये क्या है? इंटरेस्ट का रेट है। यहां पीछे क्यों नहीं लिखा हुआ है? सर इसमें होता नहीं है फिक्स्ड कुछ भी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता ना तो उसमें लिखा हुआ होता। इसमें ऐसा कुछ सर फिक्स नहीं है। ठीक है,
देखो तो आप सुने हो क्या ये सब कुछ भी? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स रेट, सीडीटी, और ये आईटी, इनकम टैक्स। क्या होता है इनकम टैक्स? इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं। इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं कि पूरे रेवेन्यू के ऊपर? माने इनकम माइनस एक्सपेंसेस, जो नेट प्रॉफिट होती है उसी के ऊपर टैक्स देते हो। थोड़ा लेवल ऊंचा होगा, क्लास खत्म, हाई लेवल पे होगा, ओके? और जो भी लिखा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आओगे, ओके? सर ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट जो है साल का, कितना करोड़ का इंटरेस्ट दे रहे हैं? 10 करोड़ का। ये P&L में डेबिट होता होगा? पीएल बनाया ना लाइफ में, तो क्या लगता है जो टैक्स देने के लिए जो प्रॉफिट होती होगी, नहीं मालूम हो ना? बोल रहे सर हम लोग को नहीं मालूम, आप बता दो, हम बताएंगे। ये जो इंटरेस्ट होता है ना बेटा, ये पीएल में डेबिट होता है, और आप इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है ना, उसके ऊपर सरकार को टैक्स देते हो। मतलब इस इंटरेस्ट को पे करने के कारण आपको टैक्स, अगर बोलेंगे ना आगे तो हमको अच्छा लगेगा, अगर आप नहीं बोल पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा जिम्मेदारी है। टैक्स कम देना पड़ेगा। हेलो, ये बात बोल पाओगे अगले दिन? अभी तो हम सेंटेंस सजा दिए तो बोल के आप बोल दिए, अगले दिन ऐसे ही बोलना है। क्या बोलना है मालूम? इंटरेस्ट सेव्स टैक्सेस। क्या बोलना, फिर से बोलो। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा पढ़ाई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा। फिर से बोलो, इंटरेस्ट सेव्स टैक्सेस। इसका रीजन दो भाई, क्योंकि वो प्रॉफिट को कम कर देता है और हमको फिर कम प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है। वी हैव टू पे टैक्सेस ऑन द नेट प्रॉफिट, एंड दिस नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। अभी तुमने क्या बोला? इंटरेस्ट सेव्स टैक्सेस। एक और लाइन बोलो, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। क्या रेट ऑफ टैक्स है? थोड़ा सोचना, हाँ बेटा, 30%। इस 10 करोड़ के इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से तेरा नेट प्रॉफिट 10 करोड़ से कम हो जाएगा, तो तेरा टैक्स 3 करोड़ से कम हो जाएगा। खाली सोचो यस और नो। मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि 10 करोड़ का अगर प्रॉफिट कम हुआ तो 3 करोड़ का टैक्स कम हो जाएगा ना। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं ना मैं। हेलो, तो सुनिए क्या बड़ा बात बोल रहा हूं आज की क्लास में। डिबेंचर, कहां गया फोटो? ये रहा। डिबेंचर जिसका कॉस्ट पहले ही लो था, जिसका कॉस्ट पहले ही लो था, बिना इनकम टैक्स की बातचीत किए हुए लो था कि नहीं? बोलो बोलो। ये तो हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, इनकम टैक्स तो अब बात कर रहे हैं 12:50 पे। बोलो हाँ। पहले ही लो था। इंडिया का इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर उसको और लो कर देता है। बोलो कैसे? समझ पाए ना बेटा? बढ़िया सा नॉलेज लेके जाना घर। क्यों सर? क्योंकि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल है। टैक्स डिडक्शन मिलेगा तो हमको फायदा होगा ना। तो कंपनी का कॉस्ट, कंपनी, हम लोग कंपनी है, हम लोग डिवेंचर होल्डर नहीं है, हम लोग शेयर होल्डर भी नहीं है, खाली कंपनी बन के पड़ेंगे। हमारा कॉस्ट कम हो जाता है और ज्यादा जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं। एक तो पहले ही कॉस्ट कम है और टैक्स के डिडक्शन मिलने की वजह से वो और कम हो जाता है। क्लियर? नाउ ये क्या है मालूम? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं मालूम? सुनिए मैं सुनाता हूं। इनकम टैक्स एक्ट में देयर इज ए सेक्शन कॉल्ड सेक्शन 115O। सेक्शन 115O जो ये बोलता है कि कोई भी कंपनी
अगर शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, तो जितना वो डिविडेंड देगी उसका 20.555%, उसको राउंड ऑफ में मैंने 20 लिखा है, सरकार को कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा। वो भी अब हट गया इसी साल से। मत दीजिए, बट इस साल नहीं है सीडीटी, आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बस खाली आज आपको बोल देता हूं, क्योंकि आप जो बड़े होंगे ना, आप जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो सीडीटी नहीं है, अब भी हटा दिया। पर कभी कभी नाम आ जाएगा डिस्कशन में तो पढ़ लेना भाई, माने जान के रख लो ना, अभी हटा दिया बस। नहीं, वो तो इनकम पे टैक्स है ना। यस, और लॉसेस के केस में ना आपका लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने मिल जाता है, तो जब प्रॉफिट होगा ना तो आपको और कम टैक्स देना होगा। जैसे मान लो, सुन लो, बढ़िया आपने पूछा, हमको अच्छा लगा एकदम, ये पता चला कि आप फाउंडेशन जस्ट पास करके आए हैं। नाइस। क्या होता है, ये अभी मैं एक तो नॉर्मल जानकार के हिसाब से बोला, नोट है एफएम टीचर। अगर किसी को भी लॉस होता है तो एक तो लॉस के केसेस में, मान लो ये मेरा जिंदगी का पहला साल है, मेरे को लॉस हो गया, एक हमको टैक्स नहीं देना, बिकॉज लॉस टैक्स नहीं, इनकम टैक्स है। 2, अगर मेरे को 10 लाख रुपया का लॉस हुआ तो इनकम टैक्स वाले लोग माने नरेंद्र मोदी जी हम लोगों को यह हिसाब करके दिया है कि अगले बार अगर आपको 12 लाख का प्रॉफिट हुआ ना तो आपको 2 लाख पे ही टैक्स देना है। और लॉजिक है कि नहीं बताओ, क्योंकि अभी हमको 10 लाख का लॉस हुआ है तो अगला बार हमको 12 लाख पे तो टैक्स नहीं लोगे ना, आप 2 लाख पे ही तो लेना चाहिए ना। ये सिस्टम है। डन। अब मुझे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स के बारे में थोड़ा देर सोचो और फिर हम बता देंगे भाई सीडीटी नहीं है आज के दिन, तो अपने को बिना सीडीटी पढ़ना है। पर जब तक सीडीटी था तब तक के बारे में बताओ। कंपनी डिविडेंड देगा तो कंपनी को ही सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। रुकिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस क्लोज कर रहा हूं। इक्विटी शेयर पहले से कॉस्टली था, सीडीटी की वजह से और कॉस्टली हो गया। ये तो भला हो सीडीटी हट गया लास्ट ईयर से, तो खाली कॉस्टली ही है, बहुत कॉस्टली नहीं हुआ। और नहीं तो देखो क्या सीन था, लो बिकेम, याद करो, और लो, मोर लो लिख दिया लोअर की जगह, और हाई बिकेम वेरी हाई बिकॉज ऑफ सीडीटी। अभी क्या है, सीडीटी के हट जाने की वजह से हाई इज हाई, बट इनकम टैक्स तो है ना, सो डिवेंचर हैज बिकम मोर चीपर। तो हम लोग आज की क्लास से ये घर लेके जाएंगे कि डिवेंचर इज अ, बोलिए, चीपर सोर्स ऑफ फिनांस। क्या डिवेंचर इज अ, या लोन इज अ चीपर सोर्स ऑफ फिनांस एंड इनकम टैक्स मेक्स इट मोर चीपर। बोलिए ठीक से, डिवेंचर इज अ चीपर सोर्स ऑफ फिनांस एंड इनकम टैक्स डिडक्टिबिलिटी मेक्स इट मोर चीपर। इक्विटी इज अ कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फिनांस, CDT makes it more costlier, but CDT is not there from this year. CDT is not there from this year, so let's not talk about CDT anymore. चलेगा? नीचे लिखो। नहीं, ये ना उसी लाइन में लिखना है, माने कॉस्ट और रिस्क की लाइन में स्टार लगा के लिखो। लिखो, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। So, a company paying interest
A company paying interest has to pay lower taxes. Has to pay. समझ में आता है ना ये वाला बात? So effectively the cost of maintaining debenture is डिबेंचर लोन, कभी डिबेंचर कभी लोन, कभी डिबेंचर कभी लोन, कभी डेट, हम कुछ भी बोल देंगे ना, तीनों सिनोनिम है. बोलो, फाइनल वर्ड बोलो. कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग डिबेंचर इज वेरी लो. तो अगर कोई भी टीचर किसी भी दिन किसी भी क्लास में, कभी भी लाइव क्लास, अब तो तुम लोगों का ऑनलाइन क्लास ही होता है, पर कभी कोई लाइव क्लास हो और सर लोग कभी बोलें कि विच इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, डिबेंचर्स, डेट, लोन, ठीक है. एंड विच इज द कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी. एंड मॉडरेट में डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, नीचे लिखो सेम पॉइंट में, हाँ खाली पैरा चेंज कर देना. CDT फुल फॉर्म कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स. ब्रैकेट में लिखना नो लॉन्गर प्रेजेंट, अब नहीं है. मेक्स की जगह वॉज मेकिंग लिखूंगा, अच्छा रहेगा. वॉज मेकिंग इक्विटी एंड प्रेफरेंस मोर कॉस्टलियर. इधर देखो एक बार, क्लोज करता हूं आज की डिस्कशन को. इक्विटी का कॉस्ट पहले से हाई था, सीडीटी उसे और हाई कर देता है. प्रेफरेंस का कॉस्ट मॉडरेट था बट हाई था, मतलब डिवेंचर के कंपैरिजन में तो हाई था, सीडीटी उसको और हाई कर देता है. लेकिन सीडीटी के नहीं होने के, अब हट जाने के बाद भी ये जो मॉडरेट है वो तो मॉडरेट है ही, ये जो हाई है वो तो हाई है ही, लेकिन ये जो लो है ये वेरी लो हो गया है. क्लियर? तो एक लाइन आज की क्लास का, डिबेंचर इज चीप, इक्विटी इज कॉस्टली. और प्रेफरेंस शेयर का बात बार बार करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर आज के दिन 1000 कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे 2 कंपनी में मिलेगा. इक्विटी और डेट 1000 का 1000 में मिलेगा. तो प्रेफरेंस शेयर का पढ़ाई बहुत कम है अपने सिलेबस में. ओके, तो बड़ा सा बॉक्स बना करके एक लाइन लिख के क्लास को बंद करो. डिबेंचर इज चीप, इक्विटी इज कॉस्टली. समझ में आया बच्चों आज का क्लास? चलो वेडनेसडे मिलते हैं 11 बजे. कुछ भी पढ़ाई नहीं करना है, बुक से कुछ नहीं पढ़ना. जो मेरा 2 पेज का नोट लिखा हुआ है खाली वही पढ़ के आना है नेक्स्ट डे. बुक से कब पढ़ना हम बताएंगे. चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं.